अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को गोली मारकर लटका दिया था तालिबान ने लैंप पोस्ट पर। विवेचना में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। 18 मार्च 1992 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि जैसे ही उनके विकल्प की व्यवस्था होती है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वर्ष 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सेना के हटने के बाद से ही नजीबुल्लाह की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही थी। पिछले कई सालों से करीब 15 अलग अलग मुजाहिदीन संगठन काबुल की तरफ बढ़ रहे थे और उन सब का एक ही उद्देश्य था, नजीबुल्लाह को सत्ता से हटाना। वो नजीब को न सिर्फ सोवियत संघ का पिट्ठू मानते थे बल्कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला कम्युनिस्ट भी समझते थे, जो कि एक पूरी तरह से धार्मिक मुस्लिम देश पर राज कर रहा था। 17 अप्रैल 1992 आते आते नजीबुल्लाह अपने ही देश में अलग थलग पड़ गए थे। 2 सप्ताह पहले उनकी बीवी और बेटियां भारत चली गई थी। उस दिन वो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बेनान 7 के साथ गुप्त उड़ान से भारत निकल जाना चाहते थे। भारत के पूर्व राजनयिक M.K. भद्र कुमार हिंदू अखबार के 15 मई 2011 के अंक में अपने लेख मनमोहन सिंह रीसेट्स अफगान पॉलिसी में लिखते हैं, भारत से नजीबुल्लाह को राजनीतिक शरण देने का अनुरोध करने से पहले 7 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस बारे में विश्वास में ले लिया था। 1 घंटे के अंदर ही भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी 7 तक ये संदेश पहुंचवा दिया था कि भारत को सरकारी मेहमान के तौर पर नजीबुल्लाह का स्वागत करने में कोई एतराज नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक और अधिकारी फिलिप कार्विन अपनी किताब डूम्ड इन अफगानिस्तान, अ UN ऑफिसर्स मेमोयर्स ऑफ द फॉल ऑफ काबुल एंड नजीबुल्लाह's फेल्ड एस्केप में उस दिन का वर्णन करते हुए लिखते हैं, 17 अप्रैल 1992 को रात 1:30 बजे हम नजीब के निवास पर पहुंचे। नजीब ने गहरे सिलेटी रंग का सूट पहन रखा था। उनके साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल तौही थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। नजीब के साथ उनके भाई, उनका अंगरक्षक और एक नौकर था। कुल मिलाकर उस दल में नजीब समेत 9 लोग थे। 1:45 पर हमने सारा सामान 3 कारों के काफिले में लादा। मैं संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारी डैन क्वर्क के साथ सबसे आगे जाने वाली कार की अगली सीट पर बैठा। पिछली सीट पर कैलिशनिकोव लिए नजीबुल्लाह का एक अंगरक्षक और नौकर बैठे। बीच की कार, जो कि एक सेडान थी, कि पिछली सीट पर नजीब और उनके भाई बैठे हुए थे। तीसरी टोयोटा मिनी बस में जनरल तौही और उनका परिवार बैठा हुआ था। हमें आंतरिक सुरक्षा के मंत्री ने एक कोड वर्ड दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने कई सुरक्षा चौकियां पार की। जब हम अंतिम चौकी पर पहुंचे तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने अब तक चले आ रहे कोड वर्ड को मानने से इनकार कर दिया। डैन क्वर्क ने कई बार वो कोड वर्ड बोला, लेकिन सिपाहियों ने हमारे वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया। अचानक क्वर्क ने नोट किया कि ये सैनिक दूसरी वर्दी पहने हुए थे। क्वर्क और कार्विन ने इससे ये अंदाजा लगाया कि रातों रात हवाई अड्डे पर अब्दुल रशीद दोस्तम के मुजाहिदीन संगठन का कब्जा हो गया था। नजीब का अंगरक्षक भी अपनी कैलिशनिकोव लिए उतरा और वहां मौजूद सैनिकों से बहस करने लगा। इस बीच उस कार के ड्राइवर अवनी ने हवाई अड्डे पर बेनॉन से संपर्क किया, जो रनवे पर संयुक्त राष्ट्र के एक विमान में बैठे
नजीबुल्लाह का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद सैनिकों ने उनके विमान को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्होंने अपने विमान को अंदर से लॉक करवा दिया है ताकि वो सैनिक विमान पर न चढ़ सके। फिलिप कार्विन आगे लिखते हैं, तभी नजीब ने अपनी कार के अंदर से हमें रोकने वाले सैनिकों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी बहुत कड़क आवाज थी, लेकिन उनके सार्जेंट ने जवाब दिया कि अगर उसने हमें आगे बढ़ने भी दिया तो हमारे पूरे दल को हवाई अड्डे पर मार दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तम के सैनिक हवाई अड्डे पर न तो किसी को घुसने दे रहे हैं और न ही बाहर जाने दे रहे हैं। कुछ मिनटों तक समझाने की असफल कोशिश के बाद नजीबुल्लाह ने ही फैसला लिया कि कारों को वापस मोड़ा जाए। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि क्या हम आपको आपके निवास पर ले चलें? नजीब ने चिल्लाकर कहा, नहीं, हम संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में जाएंगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अगर वो अपने घर लौटते हैं तो जिन लोगों ने उन्हें काबुल हवाई अड्डे नहीं पहुंचने दिया था वही लोग उन्हें मार डालेंगे। 2 बजे रात को हमने अपनी कारों के काफिले को मोड़ा और यूएन मुख्यालय की तरफ बढ़ चले। इस बीच दोस्तम ही नहीं, उनकी पार्टी के ही लोग उनसे पिन छुड़ाने की फिराक में लग गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने 18 अप्रैल 1992 के अंक में लिखा, नजीबुल्लाह के विदेश मंत्री अब्दुल वकील और उनके सेना अध्यक्ष जनरल मोहम्मद नबी अजीमी अपने राजनीतिक बचाव के लिए नजीब को एक तोहफे के रूप में बढ़ते हुए मुजाहिदीन सैनिकों को देना चाहते थे। वकील ने रेडियो काबुल पर देश के नाम संदेश प्रसारित कर ऐलान किया कि नजीबुल्लाह की देश से भाग निकलने की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। कुछ ही घंटों में वकील के लिए नजीबुल्लाह घृणित तानाशाह बन गए। सेवन शुरू से ही नजीब को इन परिस्थितियों से बचाना चाहते थे। करीब 3:20 पर नजीब के संयुक्त राष्ट्र हैंडलर्स ने भारतीय राजदूत सतीश नाम्बियार को दोस्तम के सैनिकों द्वारा नजीब को रोके जाने की खबर पहुंचाई। 4:35 पर नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पहुंच गए। उस सुबह वो नजीबुल्लाह से मिलने वाले पहले बाहरी शख्स थे। बाद में नाम्बियार ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया कि भारत और संयुक्त राष्ट्र नजीब को बचा निकलने की इस योजना के प्रति इतना आश्वस्त थे कि उन्होंने कोई प्लान बी ही नहीं बना रखा था। फिर जब संयुक्त राष्ट्र के अफसरों ने जोर दिया तो नाम्बियार नजीबुल्लाह को भारतीय दूतावास में शरण देने को राजी हो गए, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र इसके लिए उनसे बाकायदा अनुरोध करे। अविनाश पालीवाल अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में लिखते हैं, नाम्बियार ने हैम रेडियो का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से संपर्क कर उन्हें ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी और नजीब को भारतीय दूतावास में शरण देने के लिए सरकार की अनुमति मांगी। 5:15 पर भारत सरकार ने नजीब को भारतीय दूतावास में शरण देने से इनकार कर दिया। नाम्बियार ने तर्क दिया कि नजीब संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अगर हम उन्हें भारतीय दूतावास में शरण दे देते तो तमाम तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती और नजीब की सुरक्षा करना दूभर हो जाता। भारत को इस बात की चिंता थी कि जब काबुल के लोगों को पता चलता कि नजीबुल्लाह भारतीय दूतावास में छिपे हुए हैं तो वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाना शुरू हो जाता। उस समय काबुल में दूतावास के कर्मचारियों समेत कुछ 100 भारतीय रह रहे थे। उधर एक ज़माने में नजीबुल्लाह के बहुत बड़े खैरख्वाह जेएन दीक्षित, जो कि 1991 से 1994 तक भारत के विदेश सचिव थे, इस बात से परेशान थे कि नजीब को शरण देने से भारत के लिए राजनीतिक रूप से हालात और जटिल हो जाएंगे और भारत मुजाहिदीन से भविष्य में कोई राजनीतिक संपर्क
नहीं बना पाएगा। 22 अप्रैल 1992 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बूतरस गाली अचानक भारत की यात्रा पर आए। उनका एकमात्र उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नजीब को काबुल से निकालने और भारत में शरण देने के लिए तैयार करना। 6 दिन की मंत्रणा के बाद गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण ने ऐलान किया कि अगर नजीबुल्लाह चाहें तो भारत उनको शरण दे सकता है। चव्हाण के इस वक्तव्य से ये साफ था कि भारत इस मामले में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहता था। जब संसद में इस बारे में सवाल पूछा गया तो विदेश राज्य मंत्री एडवर्डो फलेवरो ने कहा कि ये एक कल्पित सवाल है, क्योंकि इस बारे में उन्हें नजीबुल्लाह से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। जब सांसदों ने जोर देकर पूछा कि अगर इस तरह का अनुरोध आता है तो सरकार का रुख क्या होगा, नरसिम्हा राव और फलेरो दोनों सवाल को टाल गए। अविनाश पालीवाल अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में लिखते हैं, भारत ने नजीबुल्लाह को काबुल से हवाई या किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बूतरस गाली को यह साफ कर दिया गया कि भारत अपना विमान काबुल भेजने के लिए तैयार है, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस तरह का अनुरोध आए और ये अनुरोध करने से पहले संयुक्त राष्ट्र की पाकिस्तान और मुजाहिदीन से इस बारे में सहमति बन जाए। नजीबुल्लाह के परिवार की दिल्ली में देखभाल करने के अलावा भारत ने नजीबुल्लाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बाद में RNW के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर अविनाश पालीवाल को बताया, दीक्षित और उनके साथियों को हमेशा ये मलाल रहा कि वो नजीबुल्लाह को नहीं बचा पाए। हमने ज़रूर नजीबुल्लाह के लिए जहाज़ भेजा, हालांकि वो जहाज़ हमारा जहाज़ नहीं था। हमारी सोच थी कि मुजाहिदीन उन्हें जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि हम नजीबुल्लाह को निकाल रहे हैं, लेकिन हमने मेन प्लेयर रशीद दोस्तम से ही इस बारे में बात नहीं की। असल में हमें नजीब को निकालने के लिए इतना अधिक इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। 1994 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डेस्क से संयुक्त सचिव MK भद्र कुमार काबुल गए थे। उनको निर्देश थे कि वो काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से खुलवाने की कोशिश करें और अहमद शाह मसूद से अनुरोध करें कि वो नजीबुल्लाह को भारत आने की अनुमति दे दें। लेकिन मसूद ने भद्र कुमार के इस अनुरोध को ये कहते हुए नहीं माना कि ये दूसरे मुजाहिदीन नेताओं को स्वीकार्य नहीं होगा। उधर 17 अप्रैल को जब नजीबुल्लाह को भारत जाने से रोक दिया गया तो पाकिस्तान ने उन्हें अपने दूतावास में शरण देने की पेशकश की। इस बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पहुंचे। बेनान उन्हें नजीब के सामने ले गए। फिलिप कार्विन अपनी किताब डूम्ड इन अफगानिस्तान में लिखते हैं, नजीब ने उन्हें देखते ही खूब खरी खोटी सुनाई। नजीब ईरान के प्रतिनिधि पर चिल्लाने लगे। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि नजीब ईरानी को उठाकर पास की खिड़की से नीचे फेंक देंगे। उन्होंने दोनों से कहा, मेरा आप में कतई विश्वास नहीं है, मैं आप दोनों से अपनी हिफाजत कराए जाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। दूसरे, मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी रक्षा करना भी चाहते हैं। नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में अगले 4.5 सालों तक रहे। 27 सितंबर 1996 को UNO के दफ्तर में अपने कमरे से नजीबुल्लाह अपने हत्यारों के नज़दीक आने की आवाज़ साफ सुन सकते थे। काबुल पर तालिबान की फतेह के दौरान दागे गए गोले और रॉकेट की आवाज़ उनके लिए आगे बढ़ते जल्लाद की पदचाप की तरह। 1:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर तालिबानी सैनिकों के 15 पिकअप ट्रक आकर
हर ट्रक में 8 से 10 सैनिक सवार थे। 3 बजे सुबह नजीबुल्लाह को पता चला कि संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर तैनात संतरी अचानक वहां से गायब हो गए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के दूसरे दफ्तर फोन कर मदद की गुहार की, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ चुप्पी ही सुनाई दी। मशहूर पत्रकार डेनिस जॉनसन ने स्क्वायर पत्रिका के अप्रैल 1997 के अंक में लास्ट डेज ऑफ नजीबुल्लाह शीर्षक से लिखे लेख में लिखा, थोड़ी देर में तालिबान के लड़ाके संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में घुस गए। उन्होंने नौकर से पूछा, नजीबुल्लाह कहाँ है? उसने कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए अंदर घुस आए और भवन की तलाशी लेने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने नजीब को उनके भाई शाहपुर यूसुफजई, अंगरक्षक जाफसर और सचिव तुही के साथ ढूंढ लिया। नजीबुल्लाह को खींचकर उनके कमरे से निकाला गया। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, उनके गुप्तांगों को काट लिया गया और सिर में गोली मारकर पहले क्रेन पर लटकाया गया और फिर राजमहल के नजदीक के लैंप पोस्ट से टांग दिया गया। जब लोगों की नजर उन पर पड़ी तो उनके मृत शरीर की आंखें सूजी हुई थी और उनके मुंह में जबरदस्ती सिगरेट ठूस दी गई थी। तालिबान से नजीब की नफरत इस हद तक थी कि इन्होंने उनका नमाज़े जनाजा कराने तक से इनकार कर दिया। उनके और उनके भाई के शवों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को पख्तिया प्रांत के गर्देस पहुंचाया, जहां अहमदजई कबीले के लोगों ने उनको दफन किया। अफगानिस्तान में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत को नजीब की पत्नी फताना और उनकी बेटियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनकी ये भी शिकायत है कि भारत ने नए दोस्त बनाने के चक्कर में अपने पुराने दोस्त का उस समय साथ नहीं दिया जब उसको इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।